वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें नून लीग से सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इसहाक डार हैं, पीपल्स पार्टी से सैयद नवीद कमर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, काफ लीग से सैयद सालिक हुसैन हैं और MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। अच्छा, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये इकदाम अच्छा है, क्योंकि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और इन्होंने भी खैर मकदम किया है और स्पीकर ने भी दोनों कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए खैर मकदम किया, और जो कि उनकी एक काविश थी और वो आगे बढ़ने वाले मुज़ाकरात के लिए उनकी काविश कोशां जो है वो सारी दुनिया के सामने है। खैर, यहाँ पे आपको दो पॉइंट जो हैं वो ज़रूरी हैं कि मुज़ाकरात बड़ी क्लैरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, दो चीज़ें बड़ी डेवलप हुई हैं कि ये मुज़ाकरात, ये जो आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये जो मुल्क में आपके लायामल अगला आपका इंतशार का मामला है, या जितने भी मामलात हैं जो 9 मई से जुड़े हैं, इन मुज़ाकरात में इमरान नियाज़ी साहब की रिहाई शामिल नहीं है, इसमें 9 मई के मुजरमान शामिल नहीं हैं। इसमें किसी भी सूरत में ये दो चीज़ें जिन पे बड़ी क्लैरिटी है, जिनके केसेस चल रहे हैं, और जो इमरान खान साहब को अल-कायदा ट्रस्ट और दूसरे दीगर दहशतगर्दी के और पुरतशद्दुद वाक़यात में उकसाने वाले केसेस हैं, वो इनमें शामिल नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात फिर ना ही समझें। वो इस वजह से कि असल बुनियादी मकसद इनका मुज़ाकरात का, जो इनके जहन में जो बातें हैं वो ये हैं कि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी, जब तक सियासी कैदी, जिनको 9 मई का कैदी कहा जाता है, जिन्होंने दंगे फसाद किए थे, इंतशार फैलाया था, जो फसाद फैलाया था, फसाद बर्पा किया था, आग लगाई थी, तनसीबात पे हमलावर हुए थे और मुल्क में जलाओ घिराव किया था और अपनी फ़ौज पे उस पे बगावत की थी, और उसके ऊपर जो हमलावर हुए थे और वर्दियाँ फाड़ी गई थी, आग लगाई गई थी, जिनाह हाउस को जलाया गया था, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया था, आम शहरियों को और अस्करी टावर को भी जलाया गया था, थाना शादमान को भी जलाया गया था और जिनाह हाउस को जलाया गया था, और जो इन्होंने वहाँ पे दहशत गर्दी की, इसमें वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। अब रही बात, तो फिर अकल तो फिर इस बात से दंग है कि जनाब फिर मुज़ाकरात का मकसद क्या है। और इस सारे में एक और चीज़ आप ये ना भूलें कि इसमें ये मेंशन कर दूं आपको कि इन्होंने कल से 23 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, जबकि शेर अफजल मरवत आपको मालूम है कि PTI के एक बड़े करिंदे समझे जाते हैं, लेकिन उनको पार्टी से खुद ही फारिग कर दिया गया था। उनका मानना यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर दिया जाए या फिर मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन चूँकि शेख वकास अकरम जैसे और दीगर उमर अयूब जैसे लोग अनासिर जो हैं वो ये बातें कहते हैं कि जनाब जब तक इमरान अहमद न्याजी साहब का कोई हुक्म सदर नहीं होगा, तब तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकते इसकी तहरीक को मौखर करना या मुअत्तल करना, या कोई लाया अमल जो अगला तय होगा वो इमरान न्याजी साहब के हुक्म पे होगा। अब ये तो देखते हैं कि अगला लाया अमल क्या होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में फिर सवाल पूछा जाता है कि फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? मुज़ाकरात इस चीज़ के कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, जो इकॉनमी की राह में जो ये आए दिन रखना डालते हैं, जो आए दिन ये एक्सपोर्ट को कम करने को, स्टॉक एक्सचेंज को कम करने को, गिराने के लिए जो काविशें कोशिशें करती हैं ये पार्टी, उसके लिए, और जो इन्होंने मामलात आगे छोटे मोटे जो मामलात चलते हैं, या इन्होंने कोई और जो प्लानिंग रियासत पे हमलावर होने के लिए जो आए दिन जो एक डेट देते हैं, और जो मुल्क में इनके अपने जो ज़ाती मसाइल हैं, या इनके जो डेवलपमेंट के मामलात हैं, या इनके लिए फ़ंडिंग का जो मामला है, इन चीज़ों पे बहस हो सकती है, इन चीज़ों पे बात हो सकती है कि मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम मिल के बैठना चाहते हैं, बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन इसमें 9 मई का बड़ा क्लियर 100% क्रिस्टल क्लियर एक मौक़िफ़ है कि इसको किसी सूरत में, इसका किसी भी एंगल से डिस्कशन कर भी लें तो वो इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब तक दहशत गर्दों को सज़ा नहीं हो जाती। जब इसमें आपको यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट और ट्विस्ट पॉइंट बताता हूँ कि जो 9 मई के मुजरमान हैं, जिनको सज़ा दी गई है, और अब आने वाले मुजरमान की सज़ा का भी जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें सज़ाए मौत भी शामिल है। अब सज़ाए मौत हो, या जो उम्र कैद की सज़ा हो, या 10 साल कैद बामुशक्कत, 25 साल कैद बामुशक्कत हो, या उम्र कैद बामुशक्कत हो, सज़ा मिले, इस सारी सूरत में खान साहब को आप इस पैरा में देखें कि खान साहब भी इसी केस में, जो क्योंकि मास्टरमाइंड समझे जाते हैं, मुबैना तौर पे जो रिपोर्टेडली बात हुई है कि वो खान साहब के कहने पे, जो कि 9 मई के मुजरमान ने भी इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया है कि सारी प्लानिंग दहशतगर्दी की, जलाओ गिराओ की, तोड़ फोड़ की, ये जो सारा मास्टरमाइंड मंसूबा था वो ज़मान पार्क में हुआ था, और हमें इनकी हिदायत थी खान साहब की कि मुल्क के किन हिस्सों में, किन तनसीबात पे, किन चीज़ों को टारगेट करना है। और खान साहब की गिरफ्तारी, जो कि उनकी ख्वाहिश भी थी कि मैं ये चाहता था कि जिस तरह मेरी गिरफ्तारी हो तो लोग इस तरह निकलें जैसे तैयब उर्दवान के लिए निकले थे, यानी कि टैंकों के आगे आप लेट जाएं, फ़ौज को जनाब आप मजबूर कर दें, रियासत को जनाब आप तोड़ दें, उसको तकसीम कर दें और उसको नुकसान पहुँचाएँ। तो ऐसा नहीं हुआ। तो जब खान साहब ने कहा कि इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पे हमला हो जाता, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते, यहाँ पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता है, ऐसे दीगर इनके अलका जो इन्होंने जुमले अपने मुंह से कहे हुए हैं, अदा किए हुए हैं, अब उनकी वो खा रहे हैं। अब खान साहब जो हैं वो डियाला में इस बात पे बज़िद हैं कि जनाब, मतलब बज़िद इस बात पे कि मुझे किसी तरीके से बस इससे जान मेरी छुड़वा दी जाए, और ये मुज़ाकरात के नाम पे लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाए कि जनाब ये मुज़ाकरात अब हो रहे हैं और सब अच्छे की आवाज़ आएगी, और खान साहब फ्लाई करके जनाब UK चले जाएंगे, और फिर जनाब वहाँ से या एक और उनके प्लान,
عمران جو عمرانیات کے لحاظ سے جو لوگ جانے جاتے ہیں، جن کو کلٹ کہا جاتا ہے، فالوورز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ خان صاحب کو جناب باہر لایا جائے گا، کے پی کے میں رکھا جائے گا. یہاں پہ آپ کو 3-4 وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ سو کالڈ صحافیوں کا بھی نام ذکر کر لیں جو پارٹی کے ترجمان کہلاتے ہیں، عمران ریاض صاحب جیسے، گیلے تتر جیسے. اب نام میں نہیں لینا چاہتا، حرف عام میں یہ لوگ اسی لیے مشہور ہیں، میں نام کے ساتھ ان کا حرف عام بھی بتا دیتا ہوں. عمران ریاض گیلا تتر ہیں تھا، اور صدیق جان للی صاحب ہیں، جمیلہ فوکی صاحب ہیں. یہاں پہ وہ رچرڈ گرنیل کا اکاؤنٹ کو جناب عمران الیاس آپریٹ کر رہا ہے. تو ان کے مطابق خان صاحب کو کے پی کے میں شفٹ کیا جائے گا. پھر جناب وہ خان جو ہے نا، ان کے کلاڑی جو ہے نا، وہ حکومت کے اپنے پاؤں پڑ جائے گی. پھر اسٹیبلشمنٹ کو جناب فلاں ہو جائے گا، دھچکا لگ جائے گا، پھر ملک میں یہ ہو جائے گا، تقسیم کر دیں گے، پھر عوام نکل آئے گی، سمندر آ جائے گا جو آج تک 9 مئی کا نہیں نکل سکا تھا، جو 26 نومبر کو فائنل کال کی صورت میں نہیں نکال سکے. تو اس ساری صورتوں میں ایک چیز جو ٹوسٹ پوائنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے 15 دسمبر کو خان صاحب کو رہا کروا چکے تھے، پھر 25 دسمبر کو بھی رہا کروانے کی تاریخ دی ہوئی ہے انہوں نے. اور اب آپ کو بتا دوں کہ جو کے پی کے والی بھی کہانی انہوں نے سٹوری چلائی ہوئی ہے، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب پھر وہ خان صاحب جو ہے نا سمندر لے آئیں گے، پھر پاکستان میں انقلاب ایک اور آ جائے گا. تو ٹوسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کی ممکنہ طور پہ، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن نالج کے مطابق، خان صاحب کو بھی وہی سزا ہوگی جو فیض حمید صاحب کو ٹرائل ہوگا. اور ممکنہ طور پہ جو انہوں نے فساد، دنگے، بغاوت اور آرٹیکل 6 جو ان پہ لگتا ہے، جو انہوں نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، عمران خان صاحب نے بھی سائفر کو جناب لہرایا اور اس کو پھر گھمایا بھی. انصاف کے پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے خان صاحب بھی لٹکائے جائیں گے. یہ میری رائے ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، انفارمیشن ہے. اس کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کو، اگر آپ نے آئین پڑھا ہے، اس میں آرٹیکل 6 بڑا واضح ہے کہ جو شخص یا جو عناصر اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کی سوورینٹی کے خلاف، یا اس کی کانفیڈینشلٹی کو بریچ کرتے ہیں، یا اس میں حصہ ڈالتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یا کسی طریقے سے بھی اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس صورت میں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور آرٹیکل 5 جو ہے ہر شہری کو اس بات پہ کمپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا. ان 2 پیرامیٹرز کے تحت اگر آپ چیز جانیں گے تو آپ کو یہ جو آپ کو بتایا. ہاں، ایک اور اس میں ٹوسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی سزا کے بعد، جو آپ کے ملٹری ٹرائل کے بعد ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر اپیل جو ہے، اگر آپ کسی کے پریزنٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی حق استعمال کرتے ہیں آپ کا اپیل کا، تو آپ کو آرمی چیف کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کو وہاں پہ اپیل کا حق دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ ان کے سامنے اپیل کرتے ہیں. پھر اٹ از آن ڈسپوزل آف ڈسکریشن آف چیف آف آرمی اسٹاف کہ وہ آپ کی سزاؤں کو معطل کریں یا ان میں ریلیکسیشن دیں. یہاں پہ ان میں ابھی جو سزا شامل ہے وہ ابھی تو قید بامشقت شامل ہے، لیکن اگر جو چیزیں آرٹیکل 6 کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے مطابق جناب جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور ان کو جو پرتشدد واقعات کی جو علیحدہ ایک انکوائری چل رہی ہے اس کے مطابق، تو یہ جو 2 سزائیں جو بھی ہوں، اس کے بعد بھی جو ان کے مطابق بعد نظر میں جو اپنی اگلا مرحلے میں شامل ہوں گے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس آپ کی جو ہے وہ آپ کی اپیل جا سکتی ہے. اور اس صورت میں پیورلی آن ڈسکریشن آف چیف آف آرمی اسٹاف کہ وہ آپ کی سزا کو معطل کریں یا اس میں ریلیکسیشن دیں.